मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज मैं एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं हिंदी साहित्य को लेकर। अब तक जो मैंने वीडियो बनाए थे वो व्याकरण से संबंधित थे और वो वीडियो भी आपके चालू रहेंगे। व्याकरण आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, साथ में हिंदी साहित्य के भी अब मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे रचनाओं को लेकर आते हैं कि ये रचना किसकी है, ये कवि की कौन सी रचना है, या कवियों की प्रवृत्तियों के बारे में, कवि की शैलियों के बारे में, या लेखकों के बारे में, या फिर कहा जाए वो किस काल से संबंधित था, उसके बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो इन्हीं को लेकर मैं आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता, मैं क्या कोई नहीं पढ़ा सकता पूर्ण इतिहास को, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं वो मैं आपको अवश्य पढ़ाऊँगा। हिंदी साहित्य से ही शुरुआत होगी, हिंदी साहित्य के इतिहास से ही शुरुआत होगी, और जितना मैं इसमें करा सकता हूँ उतना मैं आपके लिए कराऊंगा, और जितना भी कराऊंगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और वो आपकी परीक्षा से संबंधित ही होगा। अब आप कहो कि विस्तार में ज़्यादा पढ़ाइए, तो विस्तार में पढ़ाने की बात ये हो गई कि मुझे आपको नेट पास नहीं करवाना, मुझे आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी नहीं करवानी। सीधी सी बात है कि हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य से संबंधित कवि, लेखक व उनकी रचनाओं का जितना कोश आपके लिए जरूरी है वही आपको मैं प्रदान करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये साहित्य क्या चीज़ होती है। साहित्य आप देखते होंगे प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। जैसे हिंदी का साहित्य है, अंग्रेजी भाषा का साहित्य है, उर्दू भाषा का साहित्य है, विभिन्न भाषाओं के अपने अपने साहित्य होते हैं। तो ये साहित्य होती क्या चीज़ है? तो असल में साहित्य होता है किसी भी ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, हम साहित्य कहते हैं। सामान्य तौर पर हम इसका अर्थ लगाते हैं गद्य और पद्य की रचनाओं से। किससे लगाते हैं? गद्य और पद्य की रचनाओं से लगाते हैं। गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर बचपन में आप देखो तो आप इसको पढ़ते आ रहे हैं कि गद्यांश का अर्थ लिखिए, पद्यांश का अर्थ लिखिए, या इस गद्यांश से कवि क्या कहना चाहता है, या इस पद्यांश से कवि क्या कहना चाहता है, या लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखिए, बचपन में जो गद्य और पद्य को पहचानने का मेरा जो तरीका था वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, गद्य का मतलब है जिसे हम गाते नहीं है। ऐसे समझिए जैसे मैंने बचपन में समझा था, गद्य जिसे हम गाते नहीं है, और पद्य जिसे हम गाते हैं या जिसे हम पढ़ते नहीं हैं। ऐसे समझिए, मैंने बचपन में ऐसे याद किया था। ठीक है, मैं भूल जाता था कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। अब उन्होंने पूछा बताओ कविताएं किस में आती हैं, गद्य में आती हैं, पद्य में आती हैं, तो बस आपका ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जिनको हम गाते नहीं हैं वो गद्य है, और जिसको हम पढ़ते नहीं हैं वो पद्य है। तो समझिएगा कि गद्य क्या होता है, गद्य के अंतर्गत क्या आता है जिसको हम गाते नहीं हैं। तो गद्य के अंतर्गत जो जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, एकांकी है, ये सभी किस में आते हैं? गद्य में आते हैं। और पद्य क्या होता है? पद्य को सामान्यतः काव्य भी कहा जाता है। तो जितनी भी कविताएं हैं, छंदबद्ध रचनाएं जितनी भी होती हैं, चाहे गीत ले लो, चाहे कुछ भी ले लीजिए, या सीधी सी बात है ऐसे समझिए, छंदबद्ध रचनाओं को ही हम काव्य कहते हैं। तो बात समझ में आया? कविताएं और ये छंदबद्ध जिसमें आते हैं वो क्या है? आपका पद्य है। और गद्य क्या है वो आप अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन का जो कार्य है, देखिए, जब भी किसी के साहित्य को या किसी चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझना है तो हमें उसका इतिहास भी पता होना चाहिए। तो इतिहास को जानने के लिए हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन कार्य कब से चालू हुआ। तो देखिए, अनौपचारिक रूप से तो कहा जाए तो प्राचीन काल से ही। प्राचीन काल यहाँ पर जो है हिंदी का साहित्य शुरू कब से हुआ है इसको भी आप थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं बात करूँ हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी के कई भाग हो चुके थे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और कई सारी हिंदियाँ। तो सीधी सी बात है कि जो भी अधिकतर साहित्य लिखे जाते हैं उनकी मुख्य जो भाषा होती है वो भाषा न होकर एक बोली होती है। तो जो हमारी बोलियों का वर्तमान स्वरूप दिखाई दिया वो 1000 ईस्वी के आसपास दिखाई दिया। तो हमारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है।
तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो इतिहास है उसको हम कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे और किन किन लेखकों ने इनके ऊपर पुस्तकें लिखी हैं उनको हम जानेंगे। तो हिंदी साहित्य लेखन का जो कार्य था वो 19वीं सदी में चालू हुआ। कब से शुरू हुआ? 19वीं सदी से। लेकिन 19वीं सदी से जो चालू हुआ वो था औपचारिक रूप से। ठीक है, औपचारिक रूप से 19वीं सदी से ये इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। अनौपचारिक रूप से भी ये कार्य पहले से चला आ रहा था। कहा जाए मध्यकाल में ये चल रहा था। मध्यकाल में देखिए पहला एक तो ग्रंथ था 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल। ये आदि ग्रंथ क्या थे? इनमें कवियों का क्रमानुसार वर्गीकरण तो किया गया था लेकिन इनमें काल विभाजन नहीं था। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक इतिहास लेखन का कार्य। अब औपचारिक रूप से जो कार्य शुरू हुआ वो 19वीं सदी अर्थात आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ। आधुनिक जो काल है हम उसको गद्य काल भी कहते हैं क्योंकि गद्य की अधिकतर रचनाएं कहाँ से शुरू हुई? आधुनिक काल से शुरू हुई थी। तो आधुनिक काल से ही हमारा जो गद्य साहित्य का इतिहास है वो प्रारंभ हुआ। तो अब जानते हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये जो इतिहास लेखन का कार्य किया था वो एक फ्रेंच विद्वान थे, डॉक्टर गार्सा द तासी। ये एक फ्रेंच लेखक थे। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ लिखने की कोशिश करी थी जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। देखिए मैं नाम लिख दे रहा हूं। नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा था ये फ्रेंच भाषा में था। किसमें था? फ्रेंच भाषा में। ठीक है, इसमें ये जो एंदुई शब्द है ये इन्होंने हिंदी भाषा के लिए प्रयोग किया था और ये हिंदुस्तानी शब्द किया था उन्होंने उर्दू भाषा के लिए। तो इनकी इस किताब का नाम जो था कि हिंदी तथा उर्दू भाषा का साहित्य का इतिहास, इनकी किताब का ये नाम था। असल में इन्होंने ये जो किताब लिखी थी हिंदी साहित्य का जो इतिहास की पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इसमें इन्होंने लगभग 738 कवियों का इसमें वर्णन किया था। कितने? 738, जिसमें से 72 तो हिंदी के थे और बाकी के बच गए 666। तो इन्होंने 666 उर्दू के और 72 हिंदी के कवियों का इसमें वर्णन किया था। ठीक है, लेकिन काल विभाजन नहीं किया। अब जब काल विभाजन ही नहीं किया तो फिर इसको साहित्य का इतिहास लेखन कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि इतिहास तो काल से संबंधित होता है। ठीक है, इन्होंने इसमें इन कवियों का जो वर्णन किया था वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार किया था। किसके अनुसार किया था? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार किया था, ना कि काल विभाजन करते हुए। लेकिन इनका ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, में नाम और लिख दूं कौन थे? ये थे गार्सा द तासी। कौन थे? गार्सा द तासी। ठीक है, अब इनकी जो किताब है इसको प्रथम हिंदी साहित्य की पुस्तक माना जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है। ठीक है, इसके जो प्रकाशन हुआ था वो 2 भागों में हुआ था। इसके दोनों भाग देखिए, पहला था 1839 और दूसरा था 1847 ईस्वी में। यानी कि इसके 2 संस्करण थे, एक 1839 में और दूसरा था 1847। ये 2 भागों में विभक्त थी। पहला भाग 39 में और दूसरा 47 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा ग्रंथ माना जाता है वो है आपका शिव सिंह सरोज का। शिव सिंह सरोज का। ठीक है, शिव सिंह सेंगर, उनकी किताब का नाम मैंने लिख दिया। चलो सरोज लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं है। ये सरोज इनकी किताब थी और इसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। ठीक है, इन्होंने 1883 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, अब इसको क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कहा जाता है या दूसरे इतिहास
की पुस्तक कही जाती है शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज क्या है, इनकी किताब का नाम है और शिव सिंह सेंगर इनका नाम है। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखी थी, जिसको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास क्या ग्रंथ कहा जाता है। लेकिन काल विभाजन इन्होंने भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि हिंदी में लिखित, कुछ लोग हिंदी में लिखित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको नहीं मानते। वो किसको मानते हैं, वो देखिए, वो मानते हैं भाषा काव्य संग्रह को। किसको, भाषा काव्य संग्रह को। ये लिखा था महेश दत्त शुक्ल ने 1873 ईस्वी में। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, वो भाषा काव्य संग्रह है, जो कि किसने लिखा था, महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखन का कार्य किसने किया था, गारसा दत्तासी ने, दूसरा किया था शिव सिंह सेंगर ने। अब इसमें आते हैं चौथे नाम की ओर, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है, वो देखिए। मैं अगर यहाँ तक बात करूँ तो यहाँ तक किसी ने भी काल विभाजन नहीं किया था। काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो इनके बीच में है, लेकिन असल में उसको हिंदी साहित्य का इतिहास लोग कम मानते हैं, उसको उर्दू साहित्य का इतिहास ज़्यादा मानते हैं। वो देखिए कौन थे, वो थे आपके मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने लिखी थी है तज़किरा शुअराई हिंदी। ये 1848 ही है। हाँ जी, इन्होंने किताब लिखी थी तज़किरा शुअराई हिंदी। ये जो किताब थी इसमें प्रथम बार काल विभाजन किया गया था। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा प्रमाणित नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन था। 1000 के आसपास कवि थे, जिनमें देखिए इन्होंने लगभग 1000 कवि लगभग, ठीक है, इसमें 1000 कवियों का वर्णन था, जिसमें से 60-65 ही हिंदी के थे, बाकी सब किसके थे, उर्दू के थे। तो ये उर्दू की तरफ ज़्यादा देखा जाता, हिंदी साहित्य का ये इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसको सही मायने में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कहा जाता है। वो थे डॉक्टर ग्रियर्सन। उनकी जो किताब थी वो थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी पुस्तक थी? ये 1888 में प्रकाशित हुई थी और ये पुस्तक थी डॉक्टर या जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, ये जो पुस्तक थी वो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की थी और इसको सही मायने में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक माना जाता है। या इस पुस्तक को, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझिए कि ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले काल विभाजन अच्छी तरीके से किया था। ये वही थे जिन्होंने कवियों की वृत्तियों को, कवि की विशेषताओं को यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्णन किया था। क्योंकि देखिए इसमें क्या था, फ्रेंच जो थे इसको पहला मानते तो हैं, लेकिन इतिहास तो तब होगा ना जब उसमें काल विभाजन होगा। यहाँ काल विभाजन था नहीं तो पता नहीं चल पा रहा था कि कवि किस काल का है, उसकी उस समय पर कौन सी शैली चल रही थी, उस समय पर क्या विशेषता चल रही थी। जैसे जिस समय पर भक्ति आंदोलन चलेगा तो उस समय पर ज्यादातर कवि क्या होंगे, भक्ति से संबंधित होंगे। जैसे अपने आपने सुना होगा कि आधुनिक काल में छायावाद था तो उस समय पर ज्यादातर कवि क्या थे, छायावादी रचनाएं किया करते थे। प्रगतिवाद आया तो उस समय पर प्रगतिवादी रचनाएं करने लगे। तो ऐसे ही काल विभाजन के आधार पर ये नहीं दे पाए। इन्होंने काल विभाजन किस आधार पर काल विभाजन नहीं किया, इन्होंने कवियों का वर्णन किया था किस आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार। तो कुछ लोग तो इसको क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला जो ग्रंथ है वो क्या है, इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी। लेकिन जो सही मायने में माना जाता है वो क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। इन्होंने ही सबसे पहले जो काल विभाजन किया था वो 11 भागों में किया था। इन्होंने ही सबसे पहले
हिंदी को संस्कृत तथा उर्दू से अलग करके उसका इतिहास लिखा था, तो इसीलिए इसको सही मायने में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। अब बात करते हैं छठे की। तो छठे नंबर पर आता है मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद, ठीक है। ये जो ग्रंथ था ये लिखा था तीन भाइयों ने, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुक बिहारी जी ने। ये तीनों भाई जो थे इन्होंने मिलकर इस ग्रंथ की रचना की थी। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या थी कि इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर, या कहा जाए अब तक के सबसे ज़्यादा कवियों का इसमें वर्णन किया गया था। तो देखिए, बात करते हैं इन्होंने कितने कवियों को यहाँ रखा था। इन्होंने 4951 कवि, लगभग 5000 कवियों का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया था, ठीक है, कवियों का वर्णन, ठीक है। ये लिखा किसने था? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। ये 4 भागों में विभक्त है। ये कितने भागों में विभक्त है? इसके जो साल है वो हम लिख लेते हैं। जो पहले के जो थे वो 1913 में प्रथम 3 भाग, ठीक है, और जो बाद के हैं वो 1900 क्या था 1934 34 या 39 है, हाँ 1939 में चतुर्थ भाग, ठीक है। ये जो मिश्रबंधु विनोद था इसमें 4951 कवियों का इन्होंने वर्णन किया था। इनके जो राइटर थे वो कौन थे? मिश्रबंधु थे। 1913 में प्रथम 3 भाग और 1939 में चतुर्थ भाग का इन्होंने संपादन किया था या लेखन कार्य किया था। इसके बाद में नाम आता है आपके, देखिए ऊपर से बिगाड़ रहा हूं, तब हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कितने तक हो गए थे? 5 हो गए थे। हाँ जी, छठे की बात करते हैं। छठे थे, छठी पुस्तक का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। ये लिखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। सही मायने में जो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे वो इसी के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सटीक या कहा जाए सर्वमान्य तरीके से या सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम पुस्तक जिसे माना जाता है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। हम जो पढ़ते आए हैं हाई स्कूल में या इंटर में, हमने जो भी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, जितने भी हमने काल विभाजन पढ़े हैं, वो अधिकतर किसके आधार पर हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के। इन्होंने जो ये जो पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, वो 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम छपी थी। कहाँ ये छापी थी? सबसे पहले नागरी प्रचारणी पत्रिका ने। सबसे पहले किसने छापी थी? नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है। 1929 में सर्वप्रथम इनकी जो किताब थी हिंदी साहित्य का इतिहास, असल में ये जो इन्होंने पुस्तक छापी थी उस क्रम में इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास नाम से, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था। 1929 में इसको सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी पत्रिका ने छापा था और इसका नाम किस नाम से छपा था? हिंदी साहित्य के विकास नाम से, ठीक है। अब इनका जो इतिहास ग्रंथ है ये बहुत सही मायने में इन्होंने सटीक बनाया। कवियों का सही काल क्रमानुसार वर्गीकरण इन्हीं ने किया। इन्होंने ही उनकी प्रवृत्तियों को और उनकी शैलियों को अच्छी तरीके से वर्णन किया। और सीधी सी बात है कि इन्होंने ये जो वर्णन किया है वो आलोचनात्मक ना करके
कवियों की प्रवृत्तियों को विशेष तौर पर यहाँ पर रखने की कोशिश करी है, क्योंकि पहले जितना भी इतिहास लिखा गया था वो ज़्यादातर आलोचनाओं पर आधारित था। ठीक है, तो इनकी किताब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है, इसलिए आपको मैं ये करा रहा हूँ। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर। देखिए, यहाँ नागरी प्रचारणी पत्रिका आ गई, तो इसने भी ये विचार किया कि हम भी अपना एक साहित्यिक का इतिहास नामक ग्रंथ लिखे। तो अब ये एक बहुत बड़ी पत्रिका थी उस समय पर। नागरी अर्थात हमारी जो लिपि है उसको प्रचार करने के लिए एक संस्था है नागरी प्रचारणी सभा, वो एक पत्रिका छापती थी जिसमें कवियों का वर्णन, और वो पहले से ही शुरुआत थी उनकी, जब से ये बनी थी तब से उनका यही काम था, कवि और उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना या हिंदी से संबंधित जो भी कोई चीज विधा आएगी उसको प्रकाशित करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इन्होंने भी नागरी प्रचारणी सभा ने एक पुस्तक छापी थी, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। अब ये जो पुस्तक इन्होंने छापी थी ये 16 भागों में विभाजित थी। किसमें? 16 भागों में। कितने भागों में थी? 16 भागों में थी। और इसमें 1960 से पहले के कवियों का वर्णन था, यानी कि यहां तक 1929 तक तो वो यहीं तक सम्मिलित था। इसके बाद में 1960 से पहले के पूरे अब तक के जितने थे उन कवियों का वर्णन था। और ये 16 भाग, और एक इसकी विशेषता और समझिएगा कि इन 16 भागों का जो संपादन कार्य दिया गया वो लगभग 10 लोगों को दिया गया, या ऐसे कहा जाए कि प्रत्येक भाग का एक अलग अलग संपादक था। जैसे डॉक्टर ग्रियर्सन को 6ठे भाग का संपादन दिया गया था, रीतिकाल का संपादन दिया गया था, एक 10वें भाग का संपादन कार्य दिया गया था। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसने लिखा था, वो किसने छापा था? नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब डॉक्टर ग्रियर्सन मेरे मुंह से फिर निकल रहा है। अब बात करते हैं, अब मैंने डॉक्टर नगेंद्र जी की बात कर ही ली है, तो डॉक्टर नगेंद्र के एक ग्रंथ छापा था उन्होंने भी, फिर बाद में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इन्होंने लिखा 1973 ईस्वी में, मैं ईस्वी इधर लिखना भूल जाता हूं, 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और भी देख लेते हैं। एक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता तो आप देखते नहीं हो। ठीक है, चलिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। एक नाम तो मेरा रह ही गया 11वें नंबर पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। ठीक है, इनकी तीनों पुस्तकों के जो नाम थे वो थे हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी थी हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरी थी हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। ठीक है, ये 1952 में थी और ये 1955 में, और ये 1948 शायद 44 है यानी 48, चलो देखता हूँ, याद आएगा तो मैं भी इसको करता हूँ। 12वें नंबर पर थी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने लिखी थी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास।
ठीक है। एक और थे, उनके बारे में बड़ी विचित्र कहानी है, डॉक्टर गणेश चंद्र गुप्त। इन्होंने एक किताब लिखी थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। असल में इनकी जो किताब इन्होंने लिखी थी वो बड़े रुष्ट थे किससे, रामचंद्र शुक्ल जी से। तो कहा जाए तो इनके विरोध में इन्होंने इस किताब को लिखा था। ठीक है, तो उनकी किताब भी यहां लिख लेते हैं, डॉक्टर गणेश चंद्र गुप्त। ठीक है, इनकी जो किताब थी वो था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है, चलिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 काल लिख लेते हैं इनका 1986, बच्चन सिंह 1996, राम कुमार वर्मा 1972 है शायद, 1900, राम कुमार वर्मा, एक सेकंड, हाँ 1938 है। ठीक है, ये हो ही गया। गणेश चंद्र गुप्त जी का था 1900, इनका मुझे काल याद नहीं आ रहा। चलो इनका काल मैं भी आपको नीचे लिखकर दे दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये कुछ ग्रंथ थे जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से संबंधित हैं। इनके ऊपर मैं विस्तृत ज़्यादा चर्चा आपसे नहीं करूंगा कि प्रत्येक किताब के बारे में अलग अलग मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इनसे संबंधित जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो ऐसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का नाम क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर कौन सा ग्रंथ लिखा है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने हिंदी साहित्य से संबंधित किस ग्रंथ को लिखा है, या इस ग्रंथ के रचयिता कौन है। इससे संबंधित जो आपके प्रश्न आ सकते हैं उसके लिए मैंने ये चीज़ आपको कराई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को माना जाता है। और सबसे पहले काल विभाजन किसमें किया गया था, वो डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ में किया गया था। सबसे पहले जो प्रमाणित या सर्वसम्मति से जो हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है वो माना जाता है रामचंद्र शुक्ल जी का। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था, वो राम कुमार वर्मा जी ने लिखा था। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मेरा काम केवल आपको महत्वपूर्ण समझाना है। ये आपके मतलब के महत्वपूर्ण है। नेट में पूरा का पूरा इनसे संबंधित बात डिटेल में आती है, तो यहाँ पर आपको नेट की तैयारी नहीं करनी, हिंदी का आपको अध्यापक नहीं बनना है। आपको करना क्या है कि हिंदी से संबंधित जो साहित्य के प्रश्न आएंगे उनको हल करना है। व्याकरण तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, व्याकरण तो आपको मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा उसका, और आप व्याकरण में ये नहीं कह पाओगे सर जी ये चीज आपने नहीं पढ़ाई और ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। तो चलिए मिलते हैं आपसे इससे अगले वीडियो में, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, चलिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।